नमस्ते। मैं सुमित कुमार सिंह और मैं आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ दिनों से संसद के गलियारों से लेके आपके टीवी स्क्रीन तक छाया हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसे कल ही रात को राज्यसभा ने 128 मतों के पक्ष में और 95 मतों के खिलाफ पारित कर दिया है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, ये उस बहस का नतीजा है जो 12 घंटे से ज्यादा चली और हर शब्द, हर तर्क, हर भावना को तराजू पर तौला गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये विधेयक वाकई में बदलाव का एक कारण है या फिर सिर्फ एक और कागजी हवाई जहाज जो उड़ने से पहले ही जमीन पे आ गिरे? आइए इसके पर्चे खोलते हैं धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटता है। ये बिल एक दिन पहले ऑलरेडी लोकसभा में पास हो चुका है, कुछ 56 वोटों से, मतलब एडिशनल 56 वोट से विन किया है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ वो संपत्ति है जो कोई मुसलमान अपने धर्म या समाज के भले के लिए दान करता है। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या फिर गरीबों की मदद के लिए ऐसी खूबसूरत सोच है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन हर अच्छी सोच की तरह इसके साथ भी कुछ दिक्कतें जुड़ गई। वक्फ बोर्ड जो इस संपत्ति को संभालता है, उस पे सवाल उठे, पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार के आरोप और ये शिकायत कि इन संपत्तियों का फायदा उन तक नहीं पहुंच रहा जिसके लिए ये बनाई गई थी। ये विधेयक उसी को ठीक करने की कोशिश है। चलिए, अब आप कहेंगे सुमित, ये तो पहले भी सुना हुआ लग रहा है। हर बार कोई नया कानून आता है और फिर वही हक से तीन पात। जो इस बार क्या अलग है? चलिए कुछ बातें साफ करते हैं। इस विधेयक में कहा गया है कि अब कोई संपत्ति वक्त तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उसका मालिकाना हक साफ ना हो। यानी कोई बोर्ड ये नहीं कह सकता है कि फलां जमीन हमारी है बिना सबूत के। ये एक बड़ा कदम है। कितना बार सुना है कि किसी के निजी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड ने दवा ठोक दिया और फिर सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। ये विधेयक उस अन्याय को रोकने की कोशिश करता है। फिर एक और बात, इसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। अब ये सुनने में तो कुछ लोग भड़क गए, कहने लगे ये तो धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है। लेकिन जरा सोचिए, वक्फ बोर्ड कोई मस्जिद का इमाम चुनने वाली संस्था नहीं है। एक ऐसी वैधानिक निकाय है जो संपत्ति का प्रबंधन करता है। और अगर ये संपत्ति किसी गैर मुस्लिम के जमीन से टकराती है तो क्या उसकी आवाज नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या यह सचमुच धार्मिक मामला है या फिर किसी संपत्ति का प्रबंधन का है? मुझे लगता है ये विधेयक उस पारदर्शिता को लाने में कोशिश करता है जो इसके हक में हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। अब कुछ लोग कहते हैं ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? इस विधेयक में ये प्रावधान है कि जो संपत्ति वक्त के दी जाएगी उसे देने वाला कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही महिलाओं को उनकी विरासत का हक पहले मिलेगा ताकि कोई उसका अधिकार न छीन सके। ये तो सशक्तिकरण की बात है, न कि दमन की। गरीब मुसलमानों, खासकर पासमानदा समुदाय के लिए, जो अब राज्य जैसे कि बिहार जैसे राज्यों में 73% है इनकी पॉपुलेशन पासमानदा की, इस विधेयक से पहली बार उनको आवाज को जगह मिली है। क्या ये गलत है? क्या ये उसे मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं है? मैं जानता हूं आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, सुमित ये सब बात तो ठीक है, लेकिन सरकार का इरादा क्या है?
कहीं ये कोई सियासी चाल तो नहीं? ये सवाल जायज है। हर कानून के पीछे इरादे की बात होती है और उस पर शक करना हमारा हक भी है, लेकिन यहाँ जो तर्क सामने आया है वो ये है कि विधायक नरेंद्र मोदी सरकार के उस नारे को साकार करने की कोशिश है जिसमें बात होती है सबका साथ सबका विकास। अगर वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी, अगर उसका पैसा गरीबों तक पहुंचेगा, अगर उसकी संपत्ति का दुरुपयोग रुकेगा, तो क्या ये सबके लिए फायदेमंद नहीं होगा? अगर थोड़े पीछे चले, 2013 में वक्त कानून में बदलाव हुआ था। उस वक्त कहा गया कि वो बदलाव जल्दबाजी में किए गए, नतीजा संपत्ति पर दावे बढ़े, विवाद बढ़े और गरीबों तक मदद कम पहुंची। इस बार सरकार ने कहा कि उसकी उस गलती को सुधारना है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस महीने चर्चा की, सुझाव दिए और फिर से विधेयक को तैयार हुआ। 128 सांसदों ने इसे हरी झंडी दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप इसको एक वृहद पैमाने पे देखें तो ये बिल्कुल भी वाकई एक छोटी सी बात नहीं है। जहाँ पे राज्यसभा की बात कर ले या लोकसभा की बात कर ले, दोनों जगह संसदों ने इतनी 2-2 बजे रात तक जाकर वोटिंग किए हैं, जगह हैं, इस पर डिटेल डिस्कशंस किए हैं। ये अपने आप में सालों बाद ये देखने को मिल रहा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विपक्ष का कहना है ये विधेयक संविधान के खिलाफ है। उसका तर्क ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता में दखल देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, कि सरकार अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन रही है। ओवैसी एआईएम के चीफ है ने तो इसे असंवैधानिक कहकर संसद में फाड़ दिया। ये भावनाएं समझ में आती हैं। जब कोई पुरानी व्यवस्था में बदलाव की बात होती है तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हर डर के आगे हर कदम रोक देना चाहिए? क्या सुधार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा है कि ये विधेयक परफेक्ट है। कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये एक शुरुआत है। अगर इसमें खामियां हैं तो उसे लागू करने के बाद ठीक किया जा सकता है। क्या हम इतने सालों में चली आ रही समस्याओं को अनदेखा करते रहें सिर्फ इसलिए कि बदलाव से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे? मुझे लगता है ये विधेयक उस पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर एक कदम है जो वक्त के मूल भावना को मजबूत करेगा, समाज की भलाई करेगा। अब जरा सोचिए, अगर ये विधेयक लागू होता है तो एक केंद्रीय पोर्टल बनेगा जहां हर वक्त की संपत्ति का हिसाब होगा, ऑडिट होगा, ताकि कोई हेरा फेरी ना कर सके। क्या ये गलत है? क्या ये गरीब मुसलमान के हक में नहीं है, जिन्हें सालों से ये शिकायत रही है कि वक्त का पैसा उसके पास नहीं पहुंचता? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये लड़ाई शराफत अली और शराफत खान के बीच है। सरकार शराफत के साथ खड़ी है। शायद इसमें कुछ सच छुपा है। रीड बिटवीन द लाइन कहा जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव आसान होता है, लेकिन सच ये है कि हर नई राह पे कांटे बिछे होते हैं। फिर भी ये कांटे हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए होते हैं। 128 बनाम 95 सिर्फ वोट नहीं है, ये एक संदेश है कि बदलाव मुमकिन है। हाँ, रास्ते में सवाल होंगे, शोर होगा, विरोध होगा, लेकिन क्या हर नई शुरुआत ऐसा नहीं होता? हर शुरुआत में तो बाधाएं होती हैं, टफ तो होता ही है। द फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट इफ यू आर गोइंग इन एनी डायरेक्शन। अगर पहला कदम ही नहीं चलेंगे तो वो 1000 कदमों का क्या? तो ये दिस इज जस्ट अ फर्स्ट बेबी स्टेप। तो आइए इस विधेयक को एक मौका दे, इसे परखे, इसके नतीजे को देखें। अगर ये वादे पूरा करती हैं तो सबके लिए जीत होगी, अगर नहीं तो हमारे पास लोकतंत्र है, हम फिर से आवाज उठाएंगे। लेकिन अभी इस कदम को रोकना नहीं, बल्कि इसे आजमाना जरूरी है, क्योंकि बदलाव वही लाता है जो हिम्मत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।